ये है अगला सेट पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का, जिसमें हम कुछ नए क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। यानी आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट, कौन सी चीजें फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ट्रू हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंड। सैक्रोसैंक्ट का मीनिंग होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, अटल। तो कैन नॉट बी अमेंड जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, कैसा होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये दिया हुआ है। दूसरा है, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कहने का मीनिंग क्या है, फंडामेंटल राइट्स दोनों के लिए दिए जाते हैं, स्टेट के लिए भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी। थर्ड है, दे ऑपरेट एज चेक्स ऑन टेरेन ऑफ द बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए ही ये चीजें बोली गई हैं, ऑपरेट कर सकते हैं दोनों ही। अब ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3 ट्रू, सेकंड ट्रू एंड 2 एंड 3। तो देखिए, जैसे कि आपको मालूम पड़ गया होगा, 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द बोथ, क्योंकि लोगों के लिए भी होता है, स्टेट के लिए भी होता है। अगला है, दे ऑपरेट एज ए चेक ऑन टेरेन ऑफ बोथ, एग्जीक्यूटिव के लिए और लेजिस्लेचर दोनों के लिए चेक एंड बैलेंस का भी ये प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट देखिए इसका क्या दिया हुआ है। जैसे कि बात कीजिए, सी करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है उसमें देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टिल दे डू नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। कहने का मीनिंग क्या है, सैक्रोसैंक्ट तो है नहीं, यानी इनमें चेंज हो सकता है और हुआ भी है। दूसरा स्टेटमेंट है, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। फ्यू राइट्स लाइक अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ईटीसी आर अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट सिटीजन ऑल्सो। कहने का मीनिंग क्या है, अनटचेबिलिटी प्राइवेट लोगों के लिए भी होता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट लोगों के लिए भी होता है। यानी ऐसे समझ लो आप, स्टेट के लिए भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, दीज राइट्स लिमिट द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड दस प्रिवेंट टेरेन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये बात भी सही है, ये लिमिट करते हैं पावर को, किसी पावर को लिमिट करते हैं, एग्जीक्यूटिव की भी और लेजिस्लेचर की भी। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज डिफाइंड आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कहने का मीनिंग ये है कि कौन सी चीजें हैं जो आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 के तहत आएंगी। और इसमें ऑप्शन है आपके पास, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, पहली तो स्टेटमेंट ये दी हुई है। दूसरा क्या दिया हुआ है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जिसे बोलते हैं UIADI, जैसे कि आपको मालूम भी होगा, आधार वगैरह इसी के अंदर आते हैं। फिर है नीति आयोग एंड RBI। और आपको बताना है कि कौन स्टेट की डेफिनेशन में आता है, और आपको मालूम ही होगा आर्टिकल 12 में दिया हुआ है स्टेट क्या है। तो देखो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी स्टेट के तहत आता है, UIAI भी आता है, साथ ही साथ नीति आयोग भी है, RBI भी है। तो चारों चार इंस्टीट्यूशन जो भी हैं वो आपके स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। स्टेट क्या होता है, आर्टिकल 12 में डिफाइन किया हुआ है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे गवर्नमेंट के तहत या फिर गवर्नमेंट के अंडर में जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट के तहत माना जाता है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। देन जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। अब जरा देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से है। स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन अ वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसीज। कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे स्टेट को वाइडर सेंस में लिया गया है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो सब स्टेट के तहत आती हैं। इट इज द एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसे हम स्टेट ही मान रहे होंगे उस इंस्टीट्यूशन को। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, even a private body or agency working as an instrument of the state falls within the meaning of the state under Article 12। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी है और वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन से वर्क करती है या फिर किसी ऐसे के लिए वर्क कर रही है जो गवर्नमेंट के अंदर में आ रहा है, तो ये पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगा, स्टेट माना जाएगा। अगला है, DMRC हैज इक्वल इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड JNCTD। देन RBI सिमिलरली है, UID भी है। ये सारी स्टेचुरी बॉडीज हैं जो स्टेट के तहत आती हैं। इसके अलावा नीति आयोग परफॉर्म इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शंस लाइक रिकमेंडिंग पॉवर्टी लाइन। जैसे कि आप लोगों को मालूम भी होगा, नीति आयोग का काम कुछ इसी तरीके का है, जहां पर चीजों को एक तरीके से पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, जहां पे आंसर हमने देखा डी है। अब बात करते हैं थर्ड
क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर फॉरेन नेशनल्स, यानी विदेशी लोगों के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। तो पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो डेफिनेटली ये सभी के लिए होता है, इक्वलिटी सभी के लिए है, चाहे वो इंडियन है या फॉरेनर है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी यहाँ पे है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रेशियल, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये चीज नहीं है, ये सिर्फ इंडियन लोगों के लिए होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट वहां पे गलत हो जाएगा, वो नहीं है। फिर देखते हैं राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी करेक्ट है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन सभी के लिए है, तो 1 and 3 आर ट्रू। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये माइनॉरिटीज के लिए है, ना कि फॉरेन के लिए, फॉरेन जो सिटीजन होते हैं उनके लिए। तो इसमें 1 and 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। डिस्क्रिप्शन में देखिए थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है काफी। एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। अभी क्या क्या आर्टिकल है वो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर खुद नहीं पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एंड फॉरेन नेशनल, यानी इन नंबर में, यानी 15, 16, 19, 29, 30 में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं वो प्रोविजंस इंडियन सिटीजन के लिए भी हैं और फॉरेन नेशनलिस्ट के लिए भी हैं, यानी जो फॉरेन से आए हुए लोग हैं वो भी। अब क्या क्या है एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट डिनाई नहीं कर सकता इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल लॉस के लिए। दिस इज सो बिकॉज एनी मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्टेट कैन नॉट वायलेट रूल ऑफ लॉ फॉर फॉरेनर्स। का मीनिंग ये होता है कि कोई भी आजकल की मॉडर्न स्टेट फॉरेनर्स के लिए बेसिकली रूल्स को डिनाई नहीं कर सकती है। जो रूल्स और रेगुलेशंस इंडियंस के लिए है वही उनके फॉरेनर्स के लिए भी होंगे। अगला है आर्टिकल 15, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी इनके किसी भी बेसिस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। फॉरेनर्स आर डीम्ड टू बी डिस्क्रिमिनेट इन मैटर ऑफ वोटिंग राइट्स। अब फॉरेनर को क्या क्या नहीं मिल सकता, जैसे कि कोई फॉरेनर है उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, पहली चीज तो प्रॉपर्टी राइट भी नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट का अलग तरीका होगा, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स में मिल जाएगा उनको, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अलग क्राइटेरिया होगा यहाँ पे। ऑन फैक्टर्स लाइक प्लेस ऑफ बर्थ एंड दस दिस राइट कैन नॉट बी गिवन टू फॉरेनर्स, इसीलिए राइट फॉरेनर्स को नहीं दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ का मैटर होता है। आर्टिकल 21 में देखिए, The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years। 6 to 14 ईयर का कोई बच्चा है उन सभी को क्या मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगी। आर्टिकल 29 क्या बोलता है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रेजिडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट thereof having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same। इसका मीनिंग ये होता है कोई भी लोग है वो जिस भी लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं और उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 29 बोलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मीनिंग क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी को बताता है। पूछा क्या है वो देखते हैं अभी। नीचे है करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो पहला है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन एनी ग्राउंड। यहाँ पे ये बोला गया है कि किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जबकि हम लोग जानते हैं कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कुछ ग्राउंड्स के तहत। तो यानी ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग residence within a state for employment can be enacted only by that state legislature or the parliament। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी प्रिस्क्राइब रेजिडेंस जो है किसी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया है उसको सिर्फ इनेक्ट कौन कर सकता है, ओनली बाय स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। ये सिर्फ कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी या फिर लेजिस्लेचर करेगा, जबकि ये भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन पास करेगा, पार्लियामेंट। स्टेट पास नहीं कर सकती है उनको। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो क्या हुआ, दोनों ही गलत हैं, तो नीदर 1 नॉर 2। इसका ऑप्शन नंबर आएगा डी। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। कैसे है,
Article 15 provides that the state shall not discriminate against any citizen on the ground only of religion, race, caste, sex, and place of birth. The two crucial words in these provisions are discrimination and only. The word discrimination means to make an adverse distinction with regard to or to distinguish unfavorably from others. The use of the word only cannot cannot that discrimination on other grounds is not prohibited. इसका मीनिंग ये होता है कि इसके अलावा ऐसा नहीं है कि किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड, ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन. तो ये अलग अलग क्राइटेरिया हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है. तो इस तरीके से स्टेटमेंट 1 गलत हो गया. स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं. सच अ लॉ कैन ओनली बी पास्ड बाय पार्लियामेंट नॉट बाय एनी स्टेट. इस तरह के जो पार्लियामेंट जो रूल्स होंगे, जो लॉज होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट पास करेगी, स्टेट गवर्नमेंट पास नहीं कर सकती है. अब आइए 5th क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ आर्टिकल 17. यानी आर्टिकल 17 के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि सही है, करेक्ट है. तो आर्टिकल 17 की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो अब देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हुए हैं. पहला है इट अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म. ये बात बिल्कुल सही है कि अब आर्टिकल 17 जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो ये बोलता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है और किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया. अगला है अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 17. क्या अनटचेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 17 में ही बताया हुआ है? इसका मीनिंग ये है? तो ऐसा तो नहीं है. अगला है इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट. क्या इस स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है? ऐसा भी नहीं है, लोगों के लिए भी है. अगला है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955. ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत. तो 1 करेक्ट हो गया, 4 करेक्ट हो गया. तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे 1 एंड 4 आर ट्रू, मींस ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया. तो यहाँ पे आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है क्वेश्चन को. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. आर्टिकल 17 states that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. हर फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस को मना किया गया है. स्टेटमेंट 2 देखिए कैसे इनकरेक्ट हो रहा है. Untouchability has not been defined by the Constitution, but various court judgment has expanded in meaning. Expanded its meaning का मीनिंग ये होता है कि सिर्फ न केवल कॉन्स्टिट्यूशन में बल्कि कई सारे ऐसे कोर्ट के डिसीजन भी आए हुए हैं जहां पे अनटचेबिलिटी को बार बार एक्सप्लेन किया गया है और एक्सपेंड भी किया गया है, बढ़ाया गया है उसको. थर्ड देखिए, थर्ड स्टेटमेंट क्या था. इट इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स. जैसे कि स्टेटमेंट लिखा था सिर्फ स्टेट के लिए, तो स्टेट के लिए नहीं है, स्टेट के लिए के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी है. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कंटेन्स मैनी प्रोविजन फॉर दिस. और इस जो सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट है वहां पे इसकी कई सारे प्रोविजन भी दिए हुए हैं. अब बात करते हैं स्टेटमेंट 4 की. Article 17 only states that the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को परफॉर्म करता है या फिर प्रैक्टिस करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा और उसके ऑफेंस के अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट मिलेगी. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कंटेन्स द डिटेल प्रोविजन ऑफ दिस. और इसका जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ मिलेगा आपको? सिविल राइट एक्ट 1955 में देखने को मिलेगा. तो ये था एक्सप्लेनेशन 5th नंबर क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. तो इसमें देखिए आप क्या दिया हुआ है. तो पहली चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर इम्प्लिसिट अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. कहने का मीनिंग क्या है कि क्या चीज अंतर्निहित होगी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन एंड स्पीच की फ्रीडम है, तो वो क्या चीज होती है? तो देखते हैं इसमें. पहला है राइट अगेंस्ट प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर्स एंड मूवीज. क्या ऐसा होता है? नहीं, ये तो अलग चीज है. अगला है राइट ऑफ द प्रेस. फ्रीडम ऑफ द प्रेस, बिल्कुल सही बात है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होती है इसके अंदर. अगला है फ्रीडम ऑफ साइलेंस. फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है. राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग एंड स्ट्राइक. इसका मीनिंग होता है डिमॉन्स्ट्रेशन करना, हड़ताल करना, धरने करना. इसका राइट देता है? ये नहीं देता. आपको बताना था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो हो गया 2 एंड 3. 2 एंड 3 का मीनिंग हो गया ऑप्शन नंबर सी. तो आप देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है आंसर. 6 का आंसर दिया हुआ है 6, बिल्कुल करेक्ट हो गया. अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. स्टेटमेंट 1 क्यों इनकरेक्ट है? इट कवर्स राइट अगेंस्ट प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर्स बट नॉट मूवीज.
कहने का मीनिंग क्या है, पेपर वगैरह में तो हो सकती है, इन मूवीज में नहीं। As movie has to pass through a pre-screening and get certification from the CBFC। दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बात सही है। अगला फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑल्सो मीन्स फ्रीडम ऑफ रिमेन साइलेंट, मतलब बोलने का में ये अपने आप ही होता है कि चुप रहना भी उसका राइट है। फोर्थ है वाइल राइट टू डिमोन्स्ट्रेशन एंड पिकेटिंग इज कवर्ड बट राइट टू स्ट्राइक डज नॉट कम अंडर दिस राइट। इसका मीनिंग ये होता है डिमोन्स्ट्रेशन पिकेटिंग तो अलाउड है बट स्ट्राइक अलाउड नहीं होती है, स्ट्राइक नहीं कर सकते आप, तो ये गलत हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 7 नंबर पर। 7 में देखिए क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहले तो ये ध्यान रखना है करेक्ट पूछा गया है आपसे। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहत कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और इसमें देखते हैं स्टेटमेंट 21 होता है आर्टिकल 21 है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो लाइफ की प्रोटेक्शन है और लिबर्टी है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। पहला है इट इज अवेलेबल अगेंस्ट ओनली आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शंस बट नॉट अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन, तो गलत बात है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। इट कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ऐसा भी नहीं है, किसी और कारण में भी इसको सस्पेंड कर सकते हैं। राइट टू लाइफ अंडर दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर बोथ एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया, अभी तक कंट्री में नहीं हुआ एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया, तो सारे के सारे गलत जा रहे हैं, तो नन ऑफ द अबव, आंसर भी इसका डी है। अब डिटेल देख लेते हैं। आफ्टर मेनका गांधी केस, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड बाय अ लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। इसका मीनिंग क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, फेयर एंड जस्ट। इट इज सिमिलर टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज एनरिच्ड अंडर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वगैरह है, इस पर अपन रोक टोक लगा सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट, यानी एक तरीके से मान लीजिए कि कोर्ट है या फिर पार्लियामेंट है। अगला है आर्टिकल 2021 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए क्या होगा, आर्टिकल 20 को और 21 को आप किसी भी केस में सस्पेंड नहीं कर सकते, और देखा भी होगा आपने ये आपको पहले ही मिल गए थे। फिर है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट प्रोवाइड फॉर यूथनेशिया, जैसे कि मैंने बोला था कि आर्टिकल 21 के तहत यूथनेशिया प्रोवाइड नहीं कर सकते। यूथनेशिया का मीनिंग होता है इच्छा मृत्यु। इट इज द सुप्रीम कोर्ट व्हिच हैज परमिटेड पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया दैट टू आफ्टर द मैटर्स इज रेफर्ड टू हाई कोर्ट। पहले ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा, फिर इसका मैटर कहां पे जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 20। अगेन ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आर्टिकल्स के ऊपर है, तो आर्टिकल 20 के लिए पूछा हुआ है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस के अगेंस्ट क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है किसी भी पर्सन को, उसके बारे में बोला हुआ है। तो पहला ऑप्शन जो है वो देखिए, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ shall be enacted whether in civil or criminal matters। कहने का मीनिंग क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो यानी पहले या फिर बाद में, पोस्ट का मीनिंग होता है बाद में, क्राइम होने के बाद में या फिर ऑफेंस होने के बाद में आप कोई भी नया लॉ नहीं बना सकते। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स के लिए होता है, ऐसा नहीं है दोनों के लिए नहीं होता, सिर्फ एक के लिए होता है। दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट गिविंग थंब इंप्रेशन एंड ब्लड स्पेसिमेंस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे कि खुद सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मीनिंग होता है खुद की गवाही में कवर होता है, प्रोटेक्शन किसके थ्रू मिल रहा है, थंब इंप्रेशन के लिए, ब्लड स्पेसिमेन के लिए, वो ऐसा नहीं है। अगला है इन केस ऑफ करप्शन चार्जेस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट ईदर द कोर्ट और डिपार्टमेंट शुड टेक एक्शन टू अवॉइड डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मीनिंग होता है दो जगह केस चलने का, इस तरीके से रोक सकते हैं करप्शन केस में लोग। तो ईदर द कोर्ट और डिपार्टमेंट, ईदर मीन्स कोई एक जगह, ऐसा नहीं है दोनों जगह भी होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा था, तो नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। देख लेते हैं, फर्स्ट भी करेक्ट इनकरेक्ट है, दूसरा भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है। तो क्या है, दिस लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉ, जैसे मैंने बोला था दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए होता है, एंड नॉट ऑन सिविल लॉज और टैक्स लॉज। इन अदर वर्ड्स अ सिविल लायबिलिटी और अ टैक्स कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। कहने का मीनिंग क्या है, टैक्स वगैरह को
या फिर कोई सिविल लायबिलिटी है उसको रेट्रोस्पेक्टिवली यानी भूतकाल से भी हम उनको इम्प्लॉय कर सकते हैं। अगला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन does not extend to compulsory production of material objects, compulsion to give thumb impression, specimen signature, blood specimen, compulsory exhibition of the body। यानी इसके अलावा देखो, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती है जहां पर ये चीजें आप इस तरीके से एनफोर्स नहीं कर सकते। अगला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट of law or judicial tribunal. In other words, it is not available in proceeding before departmental or administrative authority as they are not of judicial nature। कहने का मीनिंग क्या है, जब तक कि कोई डिपार्टमेंट अपने आप में जुडिशियल नेचर का नहीं है तब तक ऐसा नहीं किया सकता है। जुडिशियल नेचर का होगा तो ही वो देखेगा, अदरवाइज वो नहीं देख सकता इनको। तो ये तो हो गया इसका डिटेल स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फोर्सिबल कन्वर्जन imping upon which of the following rights guaranteed under Article 25 of the Constitution। पूछ रहा है कि कौन सा राइट है वो जो कन्वर्जन जो होता है उसको इम्पिंग करता है। देखिए, राइट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है जहाँ पे फोर्सिबली कन्वर्जन इम्पिंग्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है वो फोर्सिबल कन्वर्जन इम्पिंग के लिए एप्लीकेबल होता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। देन 10th नंबर, इसका डिस्कशन देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। अकॉर्डिंग आर्टिकल 25 accords the right to propagate one's own religion beliefs but it does not include a right to convert another person to one's own religion। इसका मीनिंग क्या होता है कि हर कोई पर्सन अपने रिलीजन को प्रमोट तो कर सकता है, लेकिन प्रमोट करने के अलावा अगर वो फोर्सफुली चाहे किसी दूसरे को कन्वर्ट कराना तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। खुद का फॉलो करना, प्रोपोगेट करना सब वैलिड है बट कन्वर्जन वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। A religious domination must satisfy which of the following necessary conditions in order to exercise the freedom of manage religious affairs under Article 26। क्या मीनिंग निकलता है इसका कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन हो रखा है, मस्ट सेटिस्फाई विच द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहला है आपको आर्टिकल 26 के अंडर में देखना है, पहला है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। बिल्कुल एक लोगों का ग्रुप है और उसका कुछ बिलीफ वगैरह है, वो उसमें बिलीव करते हैं, सही बात है। दूसरा है ग्रुप विद कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ एक कॉमन ग्रुप के लोग जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है वो आपस में फॉलो कर सकते हैं। कलेक्टिव हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, यानी कलेक्टिव उनका एक अलग से नाम हो सकता है ग्रुप का। तीनों स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो आंसर आएगा वो 1 2 3। अब देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में भी क्या बोल रहा है। अ सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। तो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए 3 कंडीशन दी गई हैं। पहली है इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी लोगों का ग्रुप होना चाहिए, हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीव, इनका कुछ एक डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल होना चाहिए, व्हिच दे रिगार्ड एज ए कंडक्टिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, और वो अपने धर्म की भलाई के लिए अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए काम कर रहे हो। इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्ट नेम, और उनके साथ साथ कोई कॉमन नेम या फिर एक पर्टिकुलर नेम भी होना चाहिए। तो ये था हमारे आज के इस वीडियो में। हम इसी तरीके वीडियो बहुत सारे बना रहे हैं, आप लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हम पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के हर दिन 10 क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और भी वीडियो चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाए जाए, तो हम आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाकी हमारे क्वेश्चन से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।